बाहुबली सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव बिहार की राजनीति के जाने माने चेहरों में से एक हैं। पप्पू यादव 1990 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बिहार विधानसभा के चुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने और 1991, 1996, 1999 और 2004 में कई लोकसभा सीटों से चुने जा चुके हैं। 2 दशकों के अपने राजनीतिक सफर में आप कई दलों से भी जुड़ चुके हैं। कई बार विधायक और सांसद रह चुके पप्पू यादव की जिंदगी में ऐसा भी वक्त आया जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। हालांकि एक बार फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव को हराकर लोकसभा पहुंचे और आपको 2015 में बेस्ट परफॉर्मिंग एमपी का खिताब भी मिला। पप्पू यादव की जिंदगी की कहानी किसी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक समय था जब लोग पप्पू यादव को बाहुबली नेता के रूप में जानते थे। उसके बाद राजनीतिक परिपाटी की लीक से हटकर कुछ काम करने के कारण आपने मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। कथित फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाकर पप्पू यादव गरीब मरीजों के मसीहा बन बैठे। एक समय में डॉक्टरों के खिलाफ आपके अभियान ने इतना जोर पकड़ा कि डॉक्टरों के अखिल भारतीय संगठन की पटना इकाई को पप्पू यादव के साथ बीच का रास्ता निकालने के लिए पटना में मीटिंग करनी पड़ी। हालांकि विरोधियों ने इसे डॉक्टरों पर दबाव बनाकर पैसा वसूलने का धंधा कहा, पर पप्पू यादव के इस काम ने उस समय लालू यादव और नीतीश कुमार सहित बिहार की राजनीति के कई सूरमाओं की नींद हराम कर दी थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आपको आरजेडी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। फिलहाल वर्तमान में आप सांसद होने के साथ जन अधिकार मोर्चा के मुखिया भी हैं। बिहार में नई सरकार को बने 3 महीने होने वाले हैं। चुनाव प्रचार से पहले एनडीए और महागठबंधन ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर बिहार की जनता को अनेक सपने दिखाए थे। लेकिन अगर आज बिहार की जनता की बात करें तो वो खुद भी समझ नहीं पा रही है कि उनका फैसला सही था या फिर गलत। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जन अधिकार मोर्चा के प्रमुख और मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव। दृष्टिकोण प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है सर कि बिहार चुनाव से पहले आपने पार्टी लाइन से हटकर बात कही, जनहित के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया, जिसके चलते आपको आरजेडी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। अब बिहार की अगर बात करें तो वहां पर आरजेडी के समर्थन से सरकार चल रही है। हत्या और अपहरण का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। ऐसे में जन अधिकार मोर्चा चुप क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि यह जो राजनीतिक पार्टी है या जो नेता है, अक्सर देखा गया है कि गणेश परिक्रमा को तवज्जो दी जाती है। ऐसे लोगों को तवज्जो है पार्टी में जो अपनी विचार ना रखें और रखें भी तो अनुग्रही के साथ रखें, कृपा पात्र बन के रखें। उन विचारों का पार्टी के लिए कोई औचित्य न हो, नेता पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो, और ख़ास तौर पर छोटी पार्टियां जितने भी इस कंट्री में है वह नेपाल से भी बड़े कानून, मुखेर कानून और एको हम द्वितीयो नास्ति, शुरू से ही देखा गया है कि चाहे कोई भी विचार किसी व्यक्ति के आधार पर बनती है और फिर वो अच्छा विचार हो तो समाज के लिए हो जाता है और गलत विचार हो तो संकुचित हो जाता है, वो व्यक्ति के लिए हो जाता है, वो किसी परिवार के लिए हो जाता है, वो किसी की जागीर हो जाती है, वो विचार नहीं रह जाता। ये जो एजुकेशन है ना, ये हमेशा विद्रोही ताकत पैदा करती है। ये जो रियल शिक्षा है वो हमेशा विपरीत धारा और विपरीत परिस्थिति में जीना और चलना सिखाती है, वो लोगों के लिए जीना सिखाती है। अब विचारों से किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का कोई लेना देना रहा नहीं। बस सत्ता, वोट, मनी विल मस्ट एंड मनी विल फर्स्ट एंड मनी विल जस्ट, विचारों के आधार पर देश अब वोट करती नहीं है,
विकास के आधार पर करती नहीं है। कास्ट, क्रीड, पंथ, रिलीजन, मनी, गरीब लोग भी, या जो दलितों की स्थिति है समाज में, देश में, आईएएस बनते हैं तब भी दलितों का शोषण होता है। पत्रकारिता में दलित जाएंगे तो उनको नाम छुपा के जाना पड़ता है। ये स्कूल कॉलेज की बात नहीं है। लगातार अनवरत आज़ादी 200, 300, 400 सालों से आज़ाद 27% दलित होने के बाद दलितों को तो हाथ में बंदूक ले लेना चाहिए थी। बगैर वैचारिक रूप से दलितों की आज़ादी हो ही नहीं सकती इस कंट्री में। जब तक बंदूक रियल में हर दलितों को बंदूक उठानी पड़ेगी, या तो गोली खाने की ताकत पैदा करना पड़ेगा, तभी जाकर के नई फ्रीडम होगी, या तो फिर बंदूक उठानी पड़ेगी उस अपने अधिकार के लिए। ये स्थिति समाज की है। तो कहीं स्थिति, अब जहाँ तक सवाल है, अपनी स्वतंत्रता के लिए कोई पार्टी किसी को रखती है, दलाली किया तो ठीक है, और ठकुरसाहती हुई तो ठीक है, और जो जिस तरह की उन्हीं हाँ में हाँ मिलाया तो ठीक है, उसको रखा ना रखा उसको फिर चलता बना। जग जाहिर है कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन देखने में ये आता है कि जो तमाम संगठन हैं वो संगठन इन तमाम मुद्दों को, शिक्षा और स्वास्थ्य को अपना मुद्दा नहीं बनाती हैं। ऐसा क्यों है? बिहार में विकास से कोई लेना देना नहीं। वो सोशल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, कास्ट, क्रीड, कंप्लीट। तो जिस तरीके की स्थिति है ये पहले भी थी। पहले पेपर वाले कम छापते थे, नहीं के बराबर छापते थे, कृपा पात्र थे पेपर वाले, क्योंकि एनडीए गठबंधन था। आज दूसरा गठबंधन है। तो आज महा स्थिति पहले भी थी, और जब हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा पप्पू यादव से बातचीत का सिलसिला। हम निकले नहीं, उन्होंने तो निकाल दिया। उनको पसंद नहीं आया। उनको पसंद है ठकुरसाहती करने वाले लोग, जो हाँ में हाँ मिलाए, जो संघर्ष ना करे, जो सुविधाभोगी राजनीति है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं मधेपुरा सांसद पप्पू यादव से। आपकी पार्टी जन अधिकार मोर्चा का अगला एजेंडा क्या होगा? इसके अलावा क्या आपको लगता है कि आप इस मंच के जरिए बिहार की जनता को न्याय दिला पाएंगे? जहां तक जन अधिकार पार्टी का सवाल है, जब इस देश में लोगों ने अन्ना हजारे के आंदोलन और अन्य के बाद नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी रिवोल्यूशन की बात की कि एक नई रिवोल्यूशन होगी, फिर अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे को छोड़ करके, वह व्यक्ति मुझे आश्चर्य लगता है कभी कभी, जिसकी पत्नी एक पद पर 33 सालों से और एक जगह रह करके नौकरी करे, और वो भी रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो उनको तो मुझे समझ में आता है, जब सिस्टम के खिलाफ कोई लड़ता है तो 1.5 साल भी नहीं रह सकता। नरेंद्र मोदी जी, ये अरविंद केजरीवाल जी, आप इतने दिनों में इतना चोला बदले हैं, लोगों की उम्मीद और विश्वास समाप्त हो गई है कि क्या कोई नया होगा, कि कोई नयापन आएगा कि नहीं, कोई बदलाव होगा कि नहीं, कोई चेंजिंग। आज भी भ्रष्टाचार के रूप में पाकिस्तान से हम ज़्यादा हैं, और भ्रष्टाचार हमारी बढ़ी रही है, घट नहीं रही। अब भोजन, पानी, स्वास्थ्य, एजुकेशन में ही दुनिया का सबसे ज़्यादा करप्शन हो, और हमारी इंडिया भोजन के बदले खैरात देती हो, व्यवस्था मिड डे मील जैसा भोजन जो अभी आया है कि दुनिया का सबसे निकृष्टतम भोजन है भारत का ये मिड डे मील। और जिस भारत में 44% कुपोषण हो, गरीबी प्रकाष्ठा पर हो, एजुकेशन तीसरे प्रधान पर हो, बिहार की स्थिति तो बहुत ही बदतर है। हाल ही में बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? किसको ये नौकरी देंगे? ये एक ही चीज़ों को एक ही कितना हलाल करेंगे? ये काट की हंडी दोबारा बार बार 33-35% पहले भी, फिर भी। और एजुकेशन कुछ नहीं, साइकिल, मैट्रिक जाते जाते बेटी 9th क्लास जाते जाते बेटी को स्कूल से, कितने बच्चे 9th और मैट्रिक में के बाद जाते हैं इंटर में, कितनी बेटियां बीए में जाती है। चैलेंज है, उसको देखिए ना। और शराब, लोग लुभाना, ये तो पॉलिटिशियन की आदत हो गई है कि हम ये कर देंगे, वोट लेना है, उसके बाद फिर भूल जाना है, वादा खिलाफी।
हम सब करेंगे, कैबिनेट डिसीजन ले लिया, जो कह दिया सो कह दिया, फिर कह दिए नहीं आगे देखेंगे। एक व्यक्ति को शराब देने की तैयारी पूरी, लूटने की पूरी छूट, और बड़े भाई तो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, पूरे लोगों की आज़ादी की छूट। अब दौरा दौरा आप डॉक्टर को पीट रहा है, गया में दौरा के डॉक्टर को पीटा एक विधायक का बेटा, अधमरू कर दिया। सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है ना। सर, अगर उत्तरी बिहार की बात करें, खगड़िया, सुपौल, ये जो तमाम इलाके हैं, यहाँ पर आज भी लोगों का पलायन जारी है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? भैया पूरे बिहार की स्थिति यही है, उसमें सबसे ज़्यादा पलायन, मैंने तो कहा बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी, देश में सबसे ज़्यादा गरीबी कोसी सीमांचल के इलाके में है, और मगध में कुछ इलाके में सबसे अत्यधिक गरीबी। उड़ीसा को भी हम टप चुके हैं। तो हमारी स्थिति तो बहुत ही बुरी है, और पलायन पर कोई चिंता का विषय नहीं है, वो मस्त है। क्योंकि जब जात और सोशल इंजीनियरिंग पर वोट उन्हें मिल ही रहा, और सबसे ज़्यादा सरकार बनाने में योगदान मिथिला और सीमांचल और कोसी के लोग ही करते हैं, तो इनको उसकी चिंता क्यों है? ये तो समझते हैं कि चाहे जैसे भी रखना हो, मर्जी, हम आका हैं उसके, हम भगवान ही बन करके बैठे हुए हैं जात के आधार पर। और हम लगातार पलायन के सवाल पर बोल रहे हैं, शारीरिक सामाजिक शोषण के सवाल पर बोल रहे हैं। 2.3% पक्के का मकान नहीं है किशनगंज में। सबसे ज़्यादा आर्सेनिक और सबसे ज़्यादा टीबी और दम्मा की बीमारी है कोसी और सीमांचल में। आयरन पानी है सबसे ज़्यादा वहाँ है। तो स्थिति तो बहुत बुरी है बिहार की। आरजेडी से अलग होने का आपको क्या मलाल है? हम निकले नहीं, उन्होंने तो निकाल दिया। उनकी सोनिया जी को क्या गाली नहीं दी थी, राहुल जी के बारे में क्या ओपिनियन है, यही शरद यादव नीतीश कुमार का कांग्रेस के बारे में कितना बुरा ओपिनियन था। 74 में इंदिरा गांधी जी को ये लोग कितना गाली दिए थे। तो चीज़ें बदलती रही, तो इसीलिए हम निकले नहीं, उन्होंने तो निकाल दिया। उनको पसंद नहीं आए, उनको पसंद है ठकुरशाहती करने वाले लोग, जो हम यहाँ मिलाए, जो संघर्ष ना करे, जो सुविधाभोगी राजनीति है। चरणम अमृत जो पीता हो, ऐसे लोग पसंद है उनको, जो हृदय से श्रद्धा करे, स्नेह करे और आम लोगों के लिए जिए, आम लोगों के संघर्ष की बात करे, ऐसे लोग उनको पसंद नहीं। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा पप्पू यादव से बातचीत का सिलसिला। तो दलितों का शोषण जिस तरीके से ऊपर से और ये एकदम कवच बन चुका है, तो इसके लिए महाभारत की जरूरत है, जंग की जरूरत है। और ये नेता वोट बैंक के लिए इसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। नेता से बड़ा इंटॉलरेंस, नेता से बड़ा बेईमान और नेता से बड़ा इस देश को तोड़ने वाला, सामाजिक शोषण करने वाला कोई नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सांसद पप्पू यादव से। बिहार की भलाई के लिए नीतीश कुमार और लालू यादव की अगर हम बात करें सर, तो दोनों में से आप किसे बेहतर नेता मानते हैं और क्यों? नहीं, काहे का बेहतर काहे का खराब, ये हम कोई सर्टिफिकेट तो देंगे नहीं। माँ ठीक मौसी खराब, बाप ठीक माँ खराब, पति ठीक पत्नी खराब, पत्नी ठीक पति खराब। भैया मुझे तो समझ में नहीं आता है। जब आप विचारों, व्यक्ति का मौत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, विचार का मौत हो गया तो व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता, और व्यक्ति का मौत हो गया तो विचार का मौत नहीं हुआ तो व्यक्ति आजीवन जिंदा रहेगा। विचार जिंदा रहा तो व्यक्ति आजीवन जिंदा रहेगा, और विचार मर गया तो व्यक्ति जीते जी मर जाएगा। तो नीतीश कुमार जी जीते जी मर चुके हैं। अब वो काट की हंडी दोबारा नहीं चढ़ती है। वो सत्ता के लिए क्या क्या खेल हुआ है और सत्ता के लिए क्या क्या और लंबा सपना देश के लिए। तो नीतीश कुमार जी जब विचारों को मार चुके हैं तो अब व्यक्ति का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए कौन अच्छा कौन खराब छोड़ दीजिए। अगर रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की बात करें सर, तो इन तीनों ने ही जाति को अपना आधार बनाया, राजनीति के लिए अपना वोट बैंक माना। लेकिन इस बार के चुनाव में ये देखा गया कि बिहार की जनता ने इसे नकार दिया। आप इसे किस तरह से देखते हैं? जब कोई आदमी मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च, कोई पन्ना फाड़ दो, भाई बेसिक सवाल इस देश का है भ्रष्टाचार, बेसिक सवाल का इस देश का है गरीबी, बेसिक सवाल है इस देश का एजुकेशन, हेल्थ। क्यों कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इसको चैलेंज में नहीं लेता है? इस मुद्दे पर क्यों नहीं जाता है? क्यों लव जिहाद, लव कीस,
गाय, खिखरी, बिल्ली, कुत्ता, नेहरिया, ये इस पर क्यों? ये आरक्षण, ये दुनियादारी पड़ेगा नहीं। आरक्षण क्या हुआ? आप गरीबी के आधार पर लाइए ना, कर दीजिए दलितों को, आदिवासियों को छोड़ करके, और जो गरीबी के आधार पर उसको आरक्षण को लाइए, आर्थिक आधार पर लाइए, दलित आदिवासी को छोड़ दीजिए, और उसके बाद चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जिस जो जात के लोग हो, आर्थिक आधार पर, गरीबी के आधार पर लाइए। तो किसको आरक्षण? सिर्फ पप्पू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान के बेटा बेटी को मिलते रहे। और ये लोग तो स्पष्ट है, मुद्दे पर जाएंगे नहीं। तो कोई हिंदू करते हैं, कोई मुसलमान करता है, कोई सिख करता है, कोई ईसाई करता है, कोई पासवान, कोई मुसहर, कोई कुछ, इस पर राजनीति करते हैं। तो नेता की स्थिति, कोई आदिवासी, कोई ब्राह्मण, कोई सोशल इंजीनियरिंग, कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, क्या किया ये लोग तो दलित महादलित जात को भी उपजात में बांटा है। जितना सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर कास्ट का एक्सप्लॉयटेशन और शोषण, और दलितों के वोट के नाम पर 67 सालों में जितना शोषण दलितों का हुआ, और आज भी जितना एक्सप्लॉयटेशन स्कूल कॉलेज में छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा IAS IPS और बड़े पौधे पर जब जाता है तो उसका एक्सप्लॉयटेशन। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज कोई दलित बन जाए तो उसको बेईमानी में, उसको चोर में फंसा ही देंगे। उन पर बेईमानी का आरोप लगाता है, कई तरह के आरोप लगाते हैं। तो दलितों का शोषण जिस तरीके से ऊपर से, और ये एकदम कवच बन चुका है, तो इसके लिए महाभारत की जरूरत है, जंग की जरूरत है। और ये नेता वोट बैंक के लिए इसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। नेता से बड़ा इंटॉलरेंस, नेता से बड़ा बेईमान, और नेता से बड़ा इस देश को तोड़ने वाला, सामाजिक शोषण करने वाला कोई नहीं है। महाभारत वहाँ कास्ट के बगैर और रिलीजन, पंथ के बगैर नेता जी ही नहीं सकता। ये इसकी कवच कुंडली है। यदि ये नहीं रहेगा तो नेता मर जाएगा। मछली जैसे पानी के बगैर तरफ के मर जाएगा, वैसे जात का आवरण और धर्म और हिंदू मुसलमान का आवरण नहीं लेगा तो नेता मर जाएगा। ये स्थिति है। आखिर में आपसे एक सवाल है सर, कि बिहार के विकास के लिए आपका अपना दृष्टिकोण क्या है? साफ है, बिहार का आत्मनिर्भर होना, बिहार का पुराना सांस्कृतिक सामाजिक धरोहर को लौटाना, संघर्ष के माध्यम से, समाजवाद की वो धरती। बिहार मेहनत कश है, बिहार प्रगति का संवाहक है। बिहार ने दुनिया को दिशा दिया है। बिहार बदलने की ताकत रखता है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, नियत और नीत में फर्क नहीं हो, डिटर्मिनेशन हो। 20 साल के लिए नहीं, हम आए हैं तो करके जाएंगे। इसीलिए साफ है बिहार के मामले में, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे होगा, बिहार का पर्यटन स्थल डेवलप कैसे होगा, बिहार का लघु और कुटीर उद्योग को हम मजबूत कैसे करेंगे, बिहार के कोऑपरेटिव सिस्टम को हम के माध्यम से बिहार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, लैंड फॉर्मेशन का जो लैंड लिटिगेशन जो है, जो सबसे ज़्यादा परेशान है, जिसके चलते बिहार का सामाजिक शोषण बहुत ज़्यादा है, समाज में तनाव रहती है, वो उसको हम कैसे ख़त्म करेंगे। बिहार में जो लीची है, केला है, मक्का है, माछ है, मखान है, दुनिया में हमसे ज़्यादा नदी नहीं है, हमसे ज़्यादा सुंदर मछली नहीं है, मखान नहीं है, धान सबसे ज़्यादा बिहार में है, उपजाऊ ज़मीन सबसे ज़्यादा है, मेहनती बिहार में है, प्रगति बिहार में है, विकास बिहार में है, समृद्धि ताकत बिहार में है, समाजवाद की जनक बिहार में है, साहित्य की भूमि बिहार में है, सांस्कृतिक धरोहर बिहार में है। इसलिए बिहार से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए बिहार दुनिया को बदलने की आज भी क्षमता रखता है, कल भी थी। बस नियत की, नेता की, नीति की ज़रूरत है, और एक किसी जुनून और ज़िद्दी आदमी की ज़रूरत है जो बिहार बदल देगा। और जन अधिकार पार्टी, हम लगातार आम आदमी की परछाई की तरह काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति के आंसू पोंछने का हमारा प्रयास है, और हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास है। हम बिहार के किस्मत, भाग और राम और भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते। ये दोनों गठबंधन नापाक है, ये समाप्त करने में लगा है। इसलिए इन गठबंधन के खिलाफ महाभारत की ज़रूरत है, और आम आदमी से हम अपील करेंगे कि आम आदमी सहयोग करें, ताकि इस गठबंधन को निकाल करके फेंकें जनता की ताकत के भरोसे। सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। यह सही है कि बिहार में सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था में पहले के मुकाबले काफ़ी परिवर्तन हुआ है, लेकिन अगर स्वास्थ्य, शिक्षा
और औद्योगिकरण की बात करें तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में आने वाला समय ही बताएगा कि बिहार को दूसरे राज्यों के साथ खड़े होने के लिए कितना इंतजार करना होगा। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए महुआ टीवी।